जैसे हमने ये फोर्स लिया, फोर्स हमने कंसीडर किया इस डायरेक्शन में, लेट्स से 5 यूनिट, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हमने अगर फोर्स कंसीडर किया है वो भी इस डायरेक्शन में, तो ठीक है, हमने ये मैग्नीट्यूड लिया। अब कौन से एक्सिस में है ये, अगर मैं इसको कंसीडर करूं ये कौन से एक्सिस में है, तो हमें कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। तो इसको बताने के लिए क्या करने की जरूरत है, ये अगर हमने ऐसे लगाने के बजाय एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे लगाया हुआ है, फोर्स हमने ऐसे लगाया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये 5 न्यूटन ही फोर्स है, तो इसमें हमने क्या करना है, 5 न्यूटन, इसमें हमने क्या करना है, F को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीधा सीधा 5 आई कैप करेंगे। तो एक बार गौर करते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये क्या है, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसी तरह से एक जनरलाइज अगर हम कंसीडर करने की कोशिश करें, जनरलाइज फॉर्म, तो कोई सा भी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो एक बार जरा गौर करते हैं, मैग्नीट्यूड हमने पीछे पोजीशन वेक्टर के लिए निकाला था, इसी तरह से अगर हम कंसीडर करेंगे x में इसकी क्या वैल्यू होगी, y में क्या होगी, उसको कंसीडर करते हुए हम एक मैग्नीट्यूड निकालना चाहें अगर वेक्टर के, तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का। कोई भी वेक्टर गिवन हो, वेक्टर का अगर उसका कोई एक्स के अलोंग भी उसका कोई इन्फ्लुएंस है, एक्स के अलोंग भी कोई उसकी वैल्यू है, तो हम वो कंसीडर करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस ये प्लस az स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिटरमिन कर सकते हैं। यही हमने ऐसा ही फॉर्मूला सिर्फ इसमें पोजीशन वेक्टर के लिए भी इस्तेमाल किया था। तो ये हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब ये अगर हम पोजीशन वेक्टर के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, यूनिट वेक्टर को समझने में। वेक्टर ए हमने लिया, लेट्स से 2i कैप या फिर 3i कैप प्लस 4j कैप, हम ऐसा ले रहे हैं 3i कैप प्लस 4j कैप। एक बार देखते हैं इसकी यूनिट वेक्टर हम कैसे डिटरमिन कर पाएंगे। यूनिट वेक्टर डिटरमिन करना, जैसा कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ध्यान दिया जाए। इसको हमने सबसे पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, तो x कंपोनेंट 3, y कंपोनेंट 4, मैं लिख देता हूं x कंपोनेंट 3 यूनिट्स, y कंपोनेंट 4 यूनिट्स। मैं एक बार जरा ये भी आपको बता दूं कि जब हम x कंपोनेंट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग दोनों ही ये इन्फ्लुएंस करेगा। ये फोर्स जैसे मैंने यहां पर लगाया हुआ है, इस एक्सिस के अलोंग भी और इस एक्सिस के अलोंग भी इसका इन्फ्लुएंस होगा। तो इस एक्सिस के x एक्सिस के अलोंग कितना होगा, y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, इसी एक फोर्स को, उनकी जो वैल्यूज है x एक्सिस के अलोंग उनको हम x बोलेंगे और y एक्सिस के अलोंग y बोलेंगे। ये वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पर। अब इनको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा, उसको देखते हैं। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ये आ गया 5 यूनिट्स, और मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स के बाद फिर हम अगर यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल्स 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस गिवन वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर डिटरमिन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस क्यों है। एक बार फिर से सोचते हैं, यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस क्यों है। यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि हम फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं या कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, दोनों बातें जब हम कंसीडर करेंगे तभी हम वेक्टर कह पाएंगे। यानी कि अगर फोर्स को हम वेक्टर कह रहे हैं तो फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड जो सिर्फ नंबर्स के तौर पर हम एक्सप्रेस करेंगे, और दूसरा डायरेक्शन, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन शो करता है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, जैसा मैंने इसमें
एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यूनिट वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे तो फिर वो कंप्लीट तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये इसका ध्यान रखना है कि यूनिट मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें हमें जरूरी होंगी किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हम चलते हैं वेक्टर एडिशन की तरफ। दो वेक्टर्स का हमने कंसीडर कर लिया। हमारे पास वेक्टर्स के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, दो वेलोसिटी हो सकती है, दो फोर्स हो सकते हैं, और ये एक और चीज जो आपने यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ा होगा कि हम ऐड अगर करेंगे तो किन्हीं दो लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड कर पाएंगे। हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी हो, अगर सेम नहीं भी है, लाइक क्वांटिटीज नहीं भी है, अनलाइक क्वांटिटीज को भी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ऐड करना या उन दोनों का डिफरेंस ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों ही क्वांटिटीज लाइक क्वांटिटीज हैं। मतलब फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स ओनली, वेलोसिटी कैन बी एडेड टू वेलोसिटी ओनली। मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह से अब हम जरा बात करें एडिशन की। मैं सबसे पहले वेक्टर एडिशन में आना चाहूंगा। वेक्टर एडिशन के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला देखना है, और उस फॉर्मूले से पहले मैं चाहूंगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक वेक्टर जब मैं कह रहा हूं तो ये कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स या कोई भी वेक्टर। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उनको कैसे ऐड करते हैं, जरा गौर करते हैं। मैंने पहले लिखा ये 3i कैप प्लस 4j कैप, एक वेक्टर मैंने ये कंसीडर किया। दूसरा वेक्टर मैंने कंसीडर किया 5i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब हम अगर इनको ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक बार पहले ये सोचते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करने पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, स्केलर या वेक्टर। ऑब्वियसली वेक्टर ही मिलेगा, यानी कि दो फोर्स के साथ अगर हमने ऐड किया तो फोर्स ही मिलेगा। कितना फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो हम डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक बार जरा गौर करते हैं, a प्लस बी ये वेक्टर आएगा। इसको अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो 3 प्लस 5i कैप प्लस 4 प्लस 3j कैप। ठीक है, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ गया 8i कैप प्लस 7j कैप। ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर हम ये पता करना चाहें कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो हमें वेक्टर मिला उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर दो फोर्स को हमने ऐड किया, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो एक बार देखते हैं इसको। मैग्नीट्यूड के लिए हमने कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है उसी तरीके से हम करेंगे। a प्लस बी का रिजल्टेंट जो भी आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, इसका हमें x कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, y कंपोनेंट का स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये जो भी वैल्यू आती है 64 प्लस 49, ये जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो वैल्यू हमारी बनेगी उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं चाहूंगा एक बार जरा गौर करते हैं कितना आ गया। इतना यूनिट्स है रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है, ये यूनिट्स आ गए, हमने ऐड किया, वेक्टर को ऐड किया, उसमें हमने ये देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो ये हमने पूरे वेक्टर के तौर पर इसको एक्सप्रेस कर दिया। और अब अगर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ हमने जो हमारा पहले हमने सीखा वो तरीका हमने लगाया। ठीक है, हम इस तरह से वेक्टर की एडिशन करते हैं। हम
दूसरे लॉज पर भी चलते हैं। ये बेसिक सी बात थी एडिशन के लिए। वेक्टर एडिशन के लिए मेनली दो तरीके हैं। पहला है हमारा है ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, हेड को टेल के साथ जोड़ते हैं। तो एक बार जरा इस पर भी गौर करते हैं। अगर ये वेक्टर हमने इस तरह से शो किया, तो एक वेक्टर अगर ऐसा है तो ये इसको हम हेड बोलेंगे, इसको हम टेल बोलेंगे। मैं लिख देता हूं टेल, ये हेड। कहां से स्टार्ट हुआ वो ये पॉइंट है, कहां पर एंड हुआ, किस डायरेक्शन में गया, ये सारा कुछ ये शो कर रहा है। और ये जो है ये मैग्नीट्यूड देता है, इसकी जो लंबाई है ये मैग्नीट्यूड देगा उस वेक्टर के लिए। ठीक है। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, मैं पहले कोई भी वेक्टर लेता हूं, किसी भी अलाइनमेंट में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दो वेक्टर्स, एक ये वेक्टर, एक ए कंसिडर कर लिया, दूसरा वेक्टर बी कंसिडर कर लिया, ये दो वेक्टर्स हैं। अब इनको हमें इस मेथड के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमें अगर इनको इस्तेमाल करना है, हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, दो वेक्टर का रिजल्ट, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले वेक्टर को, दो में से किसी एक वेक्टर को हम चाहे तो ले सकते हैं और उसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। लेट्स से दिस वेक्टर इज ए, इस वेक्टर को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया। अब इसके टेल को, दूसरे के टेल को इसके हेड पे हमने प्लेस कर दिया, यानी कि ऐसे ये हमने प्लेस कर दिया। वेक्टर बी को ऐसे हमने प्लेस किया। अब हमें ये देखना है कि यहां से ये पॉइंट कितना है, क्या वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये हमें मेजर करना है। तो गौर करते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गया। आप जरा गौर करें, ये एक ट्रायंगल बन गया और इसलिए इसका नाम ट्रायंगल लॉ भी है। तो वेक्टर ए प्लस बी का ये रिजल्टेंट है। मैं नेमिंग भी करता हूं, ओ पी क्यू। तो ओ क्यू इज द रिजल्टेंट वेक्टर, और ओ क्यू जो शो करेगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। और ओ पी वेक्टर ए है, पी क्यू वेक्टर बी है। तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स वेक्टर सी। इसके लिए क्या तरकीब है, क्या फॉर्मूला, क्या रिजल्ट है, वो एक बार गौर करते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हमने ऐसा कर दिया, मैंने इसका नाम दे दिया एस। ठीक है। मैंने क्यू एस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगर ये बी है, ये बी है, ए और बी के बीच में एंगल कितना बना हुआ है वो हमने कंसिडर किया, ये थीटा कंसिडर किया। ए और बी के बीच का एंगल कितना लिया हमने, मैं लिख देता हूं, थीटा इक्वल्स एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है उससे रिजल्टेंट डिपेंड करेगी। कैसे, वो एक्सप्रेशन के जरिए हम समझ पाएंगे। आइए, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये जब है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालनी है तो एक बार गौर करें कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी। ओ क्यू अगर निकालना है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ एस क्यू में, इन ट्राइंगल ओ एस क्यू, हमें अगर ओ क्यू निकालना है तो ओ क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ क्यू निकालने के लिए ओ क्यू क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ओ क्यू हमें देगा रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और ये कैसे आएगा आपको पता है, ओ एस और एस क्यू ये दो साइड्स हैं और ये रिजल्टेंट या हाइपोटेन्यूज की तरह है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमें, तो ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर। आप गौर कर पा रहे हैं कि हमारे पास ओ क्यू इक्वल्स ओ एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर है। अब जरा गौर करते हैं, हमारे पास
ये कितना बनेगा, एस क्यू कितना आएगा, और ओ एस किसके इक्वल हो रहा है, ओ एस इक्वल्स ओ पी प्लस पी एस, ओ पी प्लस पी एस। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा, जब आप फिजिक्स के वीडियोस देख रहे हो तो आप अपने पास पेन पेपर लेकर बैठें। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो कैलकुलेशंस करने हैं ये आप सिर्फ देखें ना, इसको खुद करके देखें। जब तक करेंगे नहीं तब तक आपके जहन में बहुत मजबूती से ये छपेंगे नहीं, और ये छपना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो OP प्लस PS, अब जरा गौर करते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बेसिक से तौर पर आपने ये किया होगा। ये ट्राइंगल बन रहा है, अगर हमारे पास, मैं PQS को ऐसे कह रहा हूं, PSQ, इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा है और ये B मिल रहा है हमें, तो क्या आप बता सकते हैं, ये SQ कितना बनेगा और PS कितना बनेगा? ठीक है, B साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, और इसको हम कहेंगे B कॉस थीटा। यानी कि हमारे पास अगर हम ये करना चाहें, हमें OS निकालना हो, तो OP जो A के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और PS जो हमारे पास B cos थीटा आता है, B cos थीटा, यानी कि OS इक्वल्स क्या होगा, जरा गौर करें, OS इक्वल्स होगा A प्लस B cos थीटा। इसको हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। SQ क्या होगा, SQ के लिए हमने लिखा SQ इक्वल्स B साइन थीटा। इसको सब्स्टिट्यूट अगर हम कर लें, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखते हैं। A प्लस B कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस B साइन थीटा इसका स्क्वायर। ये वर्कआउट करने पर हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट सीधे सीधे तौर पर मैं लिख देता हूं, वो रिजल्ट आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मुझे लगता है आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये रिजल्ट आएगा। आपको खुद करना चाहिए, एक बार करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, फिर से हेल्प करता हूं आपको। इसमें A प्लस B इसका होल स्क्वायर है, गौर करें। और एक और रिजल्ट जो हमें इसमें इस्तेमाल करने की जरूरत है, वो क्या है, वो मैं बता देता हूं। A प्लस B कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, अब एक और चीज, एक और फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने 10th में किया होगा, उसकी जरूरत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में दिक्कत है, आइडेंटिटीज में दिक्कत है, तो आप कुछ वीडियोस इस पर खास तौर से बनाए गए हैं, उन मैथमेटिकल टूल्स वाले वीडियो को आप जरूर देखें। तो इसका इस्तेमाल हमने करा हुआ है यहां पर। इसके रिजल्ट के साथ हमने क्या लिखा, हमने लिखा इसके रिजल्ट के साथ, जरा गौर करें, हमारे पास इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, हमें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। A प्लस बी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। जब हम करेंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये इसके लिए ये पूरा टर्म आया, और ये फिर हम लिख रहे हैं B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इस वाले टर्म के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ गया, B स्क्वायर कॉमन करने पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB
cos थीटा। अगर हम इसको 1 कंसिडर करेंगे